अच्छा सर, एक सवाल ये भी है कि डाइवर्सिफाइड फंड्स वर्सेस सेक्टोरल फंड्स, इनमें से अगर चुनना हो तो कहाँ जाए निवेशक और किस आधार पे तय करें? चॉइस डाइवर्सिफाइड फंड्स की होनी चाहिए। सेक्टर स्पेसिफिक फंड जैसा हम देख रहे हैं कि सेक्टर पे डिपेंडेंट है। क्या इन्वेस्टर्स वाकई में सेक्टर को समझते हैं? क्या इन्वेस्टर्स जानते हैं कि सेक्टर कैसे वर्क करेगा? मुझे एग्जिट कब करना है, कब करना चाहिए? तो और वोलेटाइल कितना होगा? तो इसलिए अगर मुझे दोनों के ऑप्शन मिलेंगे, प्रॉब्ली में डाइवर्सिफाइड फंड्स मेरे लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मुझे डाइवर्सिफाइड फंड में उन स्टॉक्स का भी एक्सपोजर मिलेगा जो इस सेक्टर से बेनिफिट करेंगे, लेकिन जो वोलेटिलिटी है वो आपको कम देखने को मिलेगी और आप एक पर्टिकुलर सेक्टर के परफॉर्मेंस पे डिपेंडेंट नहीं करेंगे। तो इसलिए डाइवर्सिफाइड फंड इज अ बेटर चॉइस फॉर इन्वेस्टर्स। सेक्टर स्पेसिफिक फंड अगर एक्सपोजर करना भी है तो 5-10% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अच्छा। ठीक है है सर। सर, इसके अलावा अगर हम देखें जीएसटी की दरें जो है बहुत सारे लाइफ सेविंग ड्रग्स पर, मेडिसिन पर भी काफ़ी घटाई गई हैं, 5% तक लाई गई हैं, कई जगह नील भी करी गई हैं जो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन वगैरह हैं। सर ऐसे में फार्मा सेक्टर पर क्या कुछ असर होता हुआ नजर आएगा? जो लोग उनसे रिलेटेड फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए? देखिए, फार्मा सेक्टर से आप अगर निवेश कर रहे हैं तो क्या इस रिफॉर्म से फार्मा सेक्टर को सडनली बहुत बड़ा बूस्टअप मिल जाता है जिससे रिटर्न में तब्दीली होगी? हाँ, जरूर फायदा होगा, ये मेरा भी मानना है। लेकिन क्या वो कितने रिटर्न में कन्वर्ट कर लेगा, और वो रिटर्न क्या लॉन्ग टर्म में जो है बहुत ही अच्छा आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट देगा? तो मुझे लगता है ये एक आपके रिस्क एपेटाइट पे बहुत कुछ निर्भर करेगा कि आप एक सेक्टर स्पेसिफिक में कितना एक्सपोजर लेते हैं। लेकिन अगर रिफॉर्म से फायदा होता है, जैसे मैंने कहा, डाइवर्सिफाइड फंड्स का सिलेक्शन ज्यादा अच्छा होगा रेदर देन आप सेक्टर स्पेसिफिक उसको लेके जाएं और तब आप उसमें निवेश करें। आप 5% 10% का एक्सपोजर जरूर ले सकते हैं, लेकिन निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से डाइवर्सिफाइड फंड के अंदर भी आपको जो है फार्मा स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे जो कि रिफॉर्म से बेनिफिट कर सकते हैं। बिल्कुल सर। तो और भी लगातार सवाल है और तमाम अपने व्यूअर्स से लगातार गुजारिश है कि हमारे साथ आप बने रहिए। और सर मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि बाज़ार में जिस तरीके से मौजूदा माहौल है 5 साल के लिए, क्योंकि सर लॉन्ग टर्म की बात हम लोगों ने करी है, क्योंकि शॉर्ट टर्म भी बहुत सारे निवेशक होते हैं और मिड टर्म के हिसाब से भी देखते हैं। 5 साल के हिसाब से अगर निवेश करना हो तो किस तरीके का पोर्टफोलियो तैयार करना चाहिए सर? क्योंकि इसमें थोड़ा सा आप लाइनअप करके बता दीजिए कि कितना कितना परसेंट इक्विटी में होना चाहिए, डेट में होना चाहिए, या फिर गोल्ड, और अगर कमोडिटीज़ में जाना हो तो वहाँ पे फोकस करना चाहिए, या फिर अगर स्पेसिफिकली जाना है यहाँ पर तो थीमेटिक में जाना चाहिए, कैसे करना चाहिए सर? नहीं, थीमेटिक तो आज मैं बिल्कुल एडवाइज नहीं करूंगा कि आप जी। थीमेटिक में चले जाओ अगर 5 साल का आपका गोल होराइजन है। अगेन, आप बहुत हाईली एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हो सकते हो जो सेक्टर को समझते हैं, वो जरूर निवेश की तरफ जाएंगे। बट एज एन इन्वेस्टर अगर 5 साल का होराइजन है तो प्योर 100% इक्विटी भी आपके लिए बड़ा रिस्क फैक्टर है, क्योंकि इक्विटी 5 साल के अंदर क्या वाकई में आपको आफ्टर 5 ईयर्स आपको उस रिटर्न पे आप देख रहे होंगे? क्या कोई साइकिल ऐसी नहीं आएगी जिसमें मार्केट डाउन जाएगा, और अगर डाउन जाता है तो क्या वो रिकवर हो जाएगा? कह पाना बहुत बड़ा मुश्किल है। 5 साल का अगर होराइजन हो तो वाइल प्रिफर किया तो लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स हैं, डेट फंड्स हैं वो, या फिर आपके कंजर्वेटिव हाइब्रिड जैसी कैटेगरीज होती हैं उसके अंदर आप जो है जा सकते हैं। बट इक्विटी एक्सपोजर तो आई वोंट एडवाइस कि इन्वेस्टर्स को चुनना चाहिए 5 साल के होराइजन के लिए।